दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल राइट कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड फिनिशिंग। दोस्तों, अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या करवाने का सोच रहे हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। ज्यादातर लोग मकान बनाने में कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसके बाद उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका मकान सुरक्षित रहे तथा सालों साल मजबूती के साथ टिका रहे, तो इसके लिए आपको ऐसी 10 बड़ी गलतियां कभी भी नहीं करना है जो लोग जल्दबाजी में कर बैठते हैं और अपना लाखों का नुकसान करवा लेते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें तथा महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट करके रखें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी मिस्टेक लोग फाउंडेशन की कंक्रीटिंग करते समय करते हैं। आप सभी जानते हैं फाउंडेशन हमेशा ग्राउंड के नीचे प्रोवाइड की जाती है और इसका सीधा संपर्क सॉइल और पानी से होता है। जब हम फाउंडेशन की कंक्रीटिंग करते हैं तब यह विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि फाउंडेशन के सरिये को चारों ओर से कंक्रीट का मिनिमम 50 mm का कवर मिल जाए। अगर हम कंक्रीट का कवर नहीं देते हैं तो क्या होता है, जब वातावरण में टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्टील की मॉड्यूलस इलास्टिसिटी जो है कम हो जाएंगी और आपका स्ट्रक्चर का जो है डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका स्ट्रक्चर उससे फेल भी हो सकता है। कंक्रीट का कवर हमारे सरिये को एग्रेसिव एनवायरमेंटल जैसे हवा और पानी से बचाता है, जिससे सरिये में जंग नहीं लगता है। क्योंकि अगर सरिये में जंग लगना शुरू हो जाता है तो यह धीरे धीरे बढ़ने लगता है और सरिये को कमजोर कर देता है। साथ साथ स्टील और कंक्रीट का बीच का बॉन्ड भी कमजोर हो जाता है। तो आप इस तरीके से बिल्कुल आपके स्ट्रक्चर में ना होने दें। आप प्रॉपर मार्केट से जो है कवर ब्लॉक खरीदें और आपके सरिये के नीचे प्रोवाइड करें और चारों तरफ से शटरिंग में कवर मेंटेन करके कंक्रीटिंग करें, जिससे ये सारी प्रॉब्लमें आपको नहीं आनी है। और ये बात आप मान के रखें कि आपकी नींव जितनी अच्छी होगी आपका भवन उतना ही अच्छा जो है लॉन्ग टाइम तक जो है टिका रहेगा। तो यह पहली गलती है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों, दूसरी बड़ी मिस्टेक लोग कंक्रीट बनाते समय करते हैं। जब कंक्रीटिंग करना होता है तो हमें कंक्रीट बनाना होता है। अब कंक्रीट बनाने के दो तरीके हैं, या तो हैंड मिक्स करके बना सकते हैं या तो फिर मिक्सर द्वारा बना सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो कंक्रीट बनाया गया है ये एक मिक्सर द्वारा बनाया गया है और इसको डायरेक्ट नीचे ग्राउंड पे डाल दिया गया है। अब जब नीचे ग्राउंड पे डायरेक्ट कंक्रीट को डाल देंगे तो ग्राउंड द्वारा जो है कंक्रीट के अंदर का पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, सोख लिया जाएगा, जिसके बाद कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो की कमी हो जाएगी और इसकी वर्केबिलिटी जो है डायरेक्ट प्रभावित होगी। अगर आप इस प्रकार से मिक्स बनाकर ग्राउंड पर डालते हैं या नीचे ग्राउंड पर डायरेक्ट बनाते हैं तो आपका कंक्रीट धूल मिट्टी के साथ कॉलम, बीम एंड स्लैब में प्लेस हो जाएगा। तो इस प्रकार की गलती से आप अपने स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी मीन्स आयु कम करते हैं तथा स्ट्रक्चर में जल्द ही समस्या देखने को आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। दोस्तों, आप इस प्रकार की मिस्टेक से बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस प्रकार की मिस्टेक से आपका कंक्रीट पूरा नॉन वर्केबल बन जाएगा और जहां भी आपको प्लेस करना है वहां पर ये प्रॉपर वर्केबल नहीं रहेगा, ना ही इसमें कॉम्पैक्शन होगा और न ही ये प्रॉपर वहां पर शेप ले पाएगा। स्ट्रक्चर जब आप उसको रिमूव करोगे वहां से फॉर्मवर्क को तो आपको हनीकॉम्बिंग दिखेंगी और आपका स्ट्रक्चर वहां से वीक रहेगा। वहां से लीकेज सीपेज की प्रॉब्लम आपको 100% आनी है। तो इस तरीके से बिल्कुल ना करें। एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे कंक्रीट बनाएं और प्लेटफॉर्म पे बनाने के बाद वहां से उसको प्लेस करें। दोस्तों, तीसरी और सबसे बिग मिस्टेक ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः देखने को मिलती है। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में कभी इस तरीके से कार्य होते हुए कभी नहीं देखा। दोस्तों, एक गांव में एक मिस्त्री होता है और उसके पास मिनिमम 20 साइट्स होती है वर्किंग कंडीशन की। अब उसको एक साथ जो है 20 साइटों पे कॉलम कास्टिंग करवाना है, कहीं बीम करवाना है, तो उसके पास फॉर्म वर्क उतना होता नहीं है, उसके पास शटरिंग मटेरियल बिल्कुल उतना होता नहीं है। तो उसके पास क्या होता है, उसके पास जुगाड़ होता है। दोस्तों, जुगाड़ में उसके पास बहुत सारे सीमेंट के बैग होते हैं, उसको वो उठा लेता है और डायरेक्ट कॉलम की जो है शटरिंग लगा देता है। आप देख सकते हैं एक कॉलम को जो है सीमेंट बैग के द्वारा शटरिंग लगा दी गई, उसमें कंक्रीट फिल कर दिया गया। फाउंडेशन का साइज कोई डिसाइड नहीं है, कॉलम को फाउंडेशन के किनारे पे कास्ट कर दिया गया, बिना वाइब्रेटर के कंक्रीटिंग कर दी गई है और ज्यादातर वाटर सीमेंट रेशियो भी मेंटेन नहीं किया जाता है। जब इस कॉलम पे लोड आएगा तो ये लोड फाउंडेशन पे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा और नीचे डायरेक्ट पेनिट्रेट हो जाएगा, सॉइल में धंस जाएगा और आपका स्ट्रक्चर वहां पूरा का पूरा
फेल हो जाएगा और आपका पैसा भी पूरा पूरा पानी में चला जाएगा। तो इस तरह से कार्य बिल्कुल ना करें। फाउंडेशन की प्रॉपर प्लानिंग करें, प्रॉपर प्लानिंग करके उसका साइज डिसाइड करें, देन उसमें सेंटर में कॉलम रख के उसकी कंक्रीटिंग करें। दोस्तों चौथी मिस्टेक में आप देख सकते हैं कि एक साइड पर कॉलम का फॉर्मवर्क ब्रिक्स के द्वारा किया, जितने भी कॉलम है सभी का फॉर्मवर्क जो है ब्रिक्स के द्वारा किया गया है। अब ब्रिक्स के द्वारा जब फॉर्मवर्क करेंगे तो बिना कॉम्पैक्शन के काम करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पैक्शन करेंगे तो ब्रिक्स नीचे आ जाएंगी। साथ साथ जो है उसका कंक्रीट के अंदर का जो पानी है वो पूरा ब्रिक्स के द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, सोख लिया जाएगा। तो कंक्रीट को सेट होने के लिए जितना पानी की आवश्यकता होती है वो पानी वहां से जो है रिमूव हो जाएगा, तो वो कंक्रीट सेट नहीं होगा, उसकी प्रॉपर मजबूती आनी नहीं है। और कॉम्पैक्शन ना होने की वजह से कंक्रीट डेंस नहीं बनेगा और उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएंगी और कंक्रीट के अंदर इतने ज्यादा एयर वॉइड से आ जाएंगे कि उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ज्यादा मिलेगी नहीं आपको। और जब ऊपर तक स्ट्रक्चर जाएगा, जब लोड आएगा, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर कहाँ से कोलैप्स होगा, फेल होगा, उसी जगह से होना है। तो बिल्कुल भी इस तरीके से कार्य ना करें। फाउंडेशन के ऊपर प्रॉपर कॉलम की शटरिंग लगाए और वाइब्रेटर का यूज करके कंक्रीटिंग करें, जिससे आपका कार्य एकदम परफेक्ट हो। दोस्तों फिफ्थ मिस्टेक में आप देख सकते हैं कि कॉलम और बीम के जॉइंट पर ओल्ड बीम को ब्रेक करके एक अलग से न्यू बीम टाई किया गया है और ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों इस तरीके से कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जॉइंट हमेशा सेंसिटिव होते हैं और हमेशा मजबूत होने चाहिए। इस तरीके से कार्य करोगे तो जॉइंट आपके जो है मजबूत होंगे नहीं, और जब लोड आएगा बीम पे, सपोर्ट्स पे, तो बीम वहां से फेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो आप कंक्रीटिंग जब भी करें तो एक बार में जॉइंट की पूरी कंक्रीटिंग करें। दोस्तों छठवीं मिस्टेक में आप देख सकते हैं एक कॉलम से 2 डबल रॉड निकाली गई है। दोस्तों 2 डबल रॉड निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। दूसरी साइड पे प्रॉपर उन्होंने 6 रॉड निकाली है, 3 टॉप में 3 बॉटम में। तो यहाँ समझ में आता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो बेस्ट किया है। और आपके पास अगर नहीं है कोई डिटेल तो एटलीस्ट किसी इंजीनियर से समझ लो। दोस्तों किसी इंजीनियर के पास चले जाओ, पूछ लो कि हमें कॉलम का साइज क्या रखना है, बीम का क्या साइज रखना है, नंबर ऑफ बार्स कितनी प्रोवाइड करनी है, वो सब कुछ उनसे डिटेल ले लो, जिससे आपका काम एक बार में सही हो जाए। आप सिर्फ थोड़ा सा पैसा बचाने की वजह से जो है पूरा काम को खराब मत करो प्लीज। दोस्तों 7वीं मिस्टेक में आप देख सकते हैं कि एक कॉलम है जिसकी कंक्रीटिंग बिना कॉम्पैक्शन के की गई है, और दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं कि वहाँ हनीकॉम्बिंग जो आपको दिख रही है उसका रीजन भी कॉम्पैक्शन है। दोस्तों आपको बिना कॉम्पैक्शन किए कोई भी कार्य नहीं करना है। दोस्तों कॉम्पैक्शन के साथ कार्य करें, जिससे आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, आपका कंक्रीट की फिनिशिंग भी अच्छी होगी और आपका स्ट्रक्चर जो है स्टेबल रहेगा और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। दोस्तों 8वीं मिस्टेक में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली कोई अगर चीज है तो वो है ब्रिक मैसनरी। ब्रिक मैसनरी में सबसे ज्यादा रोल होता है ईंटों का, और ईंटों का साइज अगर सही नहीं है तो आपकी ब्रिक मैसनरी में जो है आपको प्रॉपर फिनिशिंग दिखेंगे नहीं। तो जिसके लिए आपको एक साइज की ईंट आपको जो है ब्रिक मैसनरी में उपयोग करना है। आप कहोगे कि सर एक साइज की ईंट कहाँ मिलेंगी, तो ऐसा बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। आप सप्लायर से जब बात करते तो उनको आपको स्पेशली बोलना है कि पहले एक साइज की ईंट आप पहले सप्लाई करो, चाहे आप 5000 की क्वांटिटी में करो, चाहे 10,000 की क्वांटिटी में करो, लेकिन एक साइज की पहले दो। आप उस एक साइज की ईंट को आप अपने पहले कामों में लगा लो। एक दीवार में लगाओगे तो एक ही साइज की लगाना, दूसरे दीवार में दूसरे साइज की लगा सकते हो। तो आपको दोनों फेस से, जो मिस्त्री एक फेस में काम करेगा तो दूसरा फेस आपको ऑटोमेटिक स्मूथ मिलेगा, अच्छा मिलेगा। उसके बाद उसका लूज मोटार निकाल कर आप थोड़ा सा रिच मोटार बनाकर और वहां पर फिल कर दो, और उससे क्या होगा कि आपका जो जॉइंट है वो मजबूत हो जाएंगे, और उसके बाद उसकी पॉइंटिंग कर दो तो आपका जो कार्य एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आपकी ब्रिक मैसनरी भी अच्छी दिखेंगी और आपका प्लास्टर जो है दूसरे फेस पे जो ज्यादा प्लास्टर लगता है, आपका खर्चा बढ़ जाता है, वो पैसा भी आपका बच जाएगा। दोस्तों 9th मिस्टेक में आप देख सकते हैं कि एक जीना है जिसके बॉटम का स्टील हमें शो हो रहा है, साथ साथ उसका कंक्रीट में भी हनीकॉम्बिंग दिख रही है, और बीच में कॉलम का सपोर्ट दे दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका कॉन्सेप्ट कोई समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से कार्य कभी किया नहीं जाता, और जिसका भी कार्य हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ है। तो आप इस तरीके से कार्य बिल्कुल ना करें। आप प्रॉपर फिनिशिंग के साथ कार्य करें। आप बॉटम से जो है उसको कवर मेंटेन करें स्टील को, और इस कंक्रीट वैसे ही बनाए जैसा आप स्लैब के लिए बनाते हो, तो जिससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दोस्तों 10वीं मिस्टेक में हमें यह ध्यान देना होता है
जब भी हम डोर फ्रेम खरीद कर लेकर आते हैं लोहे की, तो उसको लगाने से पहले हमें ये चेक करना है कि उस पे रेड ऑक्साइड की कोटिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्लीज उस पे कोटिंग करें, उसके बाद उसको वॉल में फिक्स करें, दीवार में फिक्स करें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उसकी जो अंदर वाली सरफेस है, मीन्स जो दीवार से सटी हुई होती है, वहां आप रेड ऑक्साइड कर नहीं पाओगे बाद में, और उसके बाद जो है वहां से वो धीरे धीरे करके जंग लगना चालू होगा और आपकी जो फ्रेम, डोर फ्रेम है, वो बहुत जल्दी वहां से खराब हो जाएगी। तो आप इस तरीके से कार्य बिल्कुल ना करें, पहले रेड ऑक्साइड की कोटिंग करें, उसके बाद उसको फिक्स करें। दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।